सीजन 2 के क्लिफहैंगर ने हमें एक ऐसी जगह छोड़ा था जहां गीहन अब बर्डले और इंसाफ के मिशन पर था। कीज एंड नाइव्स हमें दूसरा एपिसोड द स्टारी नाइट हमें गेम के मजीद पेचीदा लेयर्स दिखाता, जिंदगी के फैसलों पर गौर करता है और उसकी अंदरूनी जद-ओ-जहद मजीद वाज़ेह होती है। वो अपने आप से सवाल करता है कि क्या ये सब वो रोक पाएगा या वो भी इस जुल्म का हिस्सा बन जाएगा। उसका पास्ट उसको हॉन्टिंग कर रहा है और वो अपने किए हुए फैसलों पर अफसोस करता है। इस एपिसोड में हम फ्रंटमैन ह्वांग इनहो की ताकत और कंट्रोल को भी देखते हैं। वो सिर्फ गेम्स अरेंज नहीं कर रहा, वो वीआईपीज़ के लिए एक नया दिलचस्प शो तैयार कर रहा है। वो प्लेयर्स के दरमियान की टेंशन और धोखाधड़ी से लुत्फ अंदोज हो रहा है और हर एक प्लेयर का इमोशनल ब्रेकडाउन उसके लिए एक एंटरटेनमेंट है। रात के अंधेरे में खेला गया गेम उनके दरमियान के तनफुरत को और उजागर करता है। ये गेम ऐसे डिज़ाइन किया गया है जहां प्लेयर्स को एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन उनके अंदर का शाख उनको एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। सवाल ये है, क्या गीहुन इन मुश्किलात से निकाल पाएगा या वो भी इस जहनी वॉरफेयर का शिकार हो जाएगा। तीसरा एपिसोड इट्स नॉट योर फॉल्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक शानदार नमूना है जो हमें इंसानी नफ्सियत की गहराइयों में ले जाता है। इस गेम में प्लेयर्स को अपने गुजरे हुए कल की खालियों और अफसोसनाक लम्हों का सामना करना पड़ता है। वो गेम प्लेयर्स को उनके सबसे बुरे ख्वाबों और रिग्रेट्स के सामने खड़ा कर देता है। कुछ नए किरदार की बैक स्टोरीज भी दिखाई जाती हैं जिनसे उनके गेम में शामिल होने की वजूहात वजह होती हैं। हर बैक स्टोरी एक नई दर्दनाक कहानी बयान करती है कि कैसे इंसान मजबूरी में क्या कुछ कर सकता है। गीहुन को भी अपने फैसलों के नताइज का सामना करना पड़ता है। वो खुद को उन गुनाहों का जिम्मेदार ठहराता है जो उसने अनजाने में किए या अपनी बेहतरी के लिए किए। उसका अंदरूनी डार्ट इस एपिसोड में उजागर होता है। फ्रंटमैन इस गेम को इस तरह डिज़ाइन करता है कि प्लेयर्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने पर मजबूर हो जाएं और उनकी अंदरूनी कमज़ोरियां उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएं। यह गेम सिर्फ सर्वाइवर्स को फ़िल्टर आउट नहीं करता, यह उनके जहनी सुकून को छीन लेता है। क्या कोई इस इमोशनल और जहनी दबाव को बर्दाश्त कर पाएगा या वो अपनी ही गलतियों के बोझ ताले दब जाएगा। ये एपिसोड आपको अपनी सीट से हिलाने वाला है। चौथा एपिसोड डू सौबेस एक्शन और स्ट्रैटेजी से भरपूर है, जहां सिर्फ ताकत नहीं दिमाग भी काम आता है। इस एपिसोड में एक नया तकनीकी गेम पेश किया जाता है जहां प्लेयर्स को किसी कोड या पैटर्न को डिसाइफर करना होता है। ये गेम सिर्फ फिजिकल स्टैमिना का नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी बहुत मुश्किल है। प्लेयर्स को तेज़ी से सोचना है, पैटर्न्स को समझना है और मुश्किल फैसले लेने हैं, सब कुछ वक्त के दबाव में। गीहन अपनी सदी पहचान का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे प्लेयर्स को समझने की कोशिश करता है। वो लोगों के चेहरे पढ़ता है, उनकी हरकत देखता है और अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाता है। और यहाँ फ्रंटमैन और जुनहो के दरमियान की कैट एंड माउस चेस भी मज़ीद तेज़ होती है। जुनहो गेम के एक बड़े राज के करीब पहुंच जाता है, शायद उन लोगों तक जो इस गेम को फंड कर रहे हैं। वो किसी ऐसे हिडन एरिया में एंटर करता है जहां फ्रंटमैन की भी नज़र नहीं। एपिसोड का एंड एक धमाकेदार ट्विस्ट पर होता है जहां रूल्स बदल जाते हैं और खिलाड़ियों को एक बार फिर मुश्किल इंतखाबत करने पर मजबूर किया जाता है। ये ट्विस्ट गेम को पूरी तरह पलट देता है और प्लेयर्स को दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। क्या गीहन इस बदलते हुए गेम में अपनी जगह बना पाएगा या वो भी इस अचानक तब्दीली का शिकार हो जाएगा? और आखिर में सीज़न 3 का फाइनल एपिसोड ह्यूमंस आर। ये वो एपिसोड है जहां सब राज खुलते हैं और अंतिम जंग होती है। गीहन और फ्रंटमैन का आमना सामना होता है जहां उनके फलसेफ और वजूहात एक दूसरे से टकराती हैं। गीहन इंसानियत की बका के लिए लड़ता है जबकि फ्रंटमैन शायद ये साबित करना चाहता है कि इंसान सिर्फ लालच और खुदगर्जी का पुतला है। हम देखते हैं कि इंसानियत का क्या मतलब है इस गेम में और क्या असल में इंसान बनने का मतलब सिर्फ ज़िंदगी बचाना है या कुछ और। और आखिर में सीज़न 3 का फाइनल एपिसोड ह्यूमंस आर। ये वो एपिसोड है जहां सब राज खुलते हैं
और अंतिम जंग होती है। गीहन और फ्रंटमैन का आमना सामना होता है, जहां उनके फलसेफ और वजूहत एक दूसरे से टकराती हैं। गीहूं इंसानियत की बका के लिए लड़ता है, जबकि फ्रंटमैन शायद यह साबित करना चाहता है कि इंसान सिर्फ लालच और खुदगर्जी का पुतला है। हम देखते हैं कि इंसानियत का क्या मतलब है इस गेम में, और क्या असल में इंसान बनने का मतलब सिर्फ जिंदगी बचाना है या कुछ और। गीहुन गेम से निकल चुका था, लेकिन उसका ज़हन अब भी उस आइलैंड की दीवारों के अंदर ही था। हर चेहरा, हर लहू से भरी ज़मीन, हर रूह का चीखता हुआ आखिरी लम्हा उसके ज़हन में बस चुका था। उसने सोचा था कि वो सब कुछ पीछे छोड़ चुका है, मगर वो गलत था। हर नया दिन उसके लिए एक अजाब बन चुका था। जब वो सोचता कि वो कुछ बेहतर कर सकता था, उसका दिल गिल्ट से भर जाता था। उस वक्त उसके पास पैसा था, लेकिन वो सुकून नहीं था जिसके लिए लोग जीते हैं। उसका मकसद अब सफ था। वो गेम ख़त्म करना चाहता था, लेकिन सिर्फ सिस्टम के अंदर घुसकर ही यह मुमकिन था। गीहन ने वही रंग बदला जिस सिस्टम ने उसकी ज़िंदगी बदली थी। उसने वो लोगों से मिलना शुरू किया जो इस गेम के पीछे थे, लेकिन इस बार खिलाड़ी बनकर नहीं, देखने वालों के बीच घुसकर। हर वीआईपी की बटन में, हर मास्क के पीछे छुपी मुस्कुराहट में उसने एक खौफनाक सच देखा। यह सब सिर्फ एक शो था। इंसानी तकलीफ इन लोगों के लिए सिर्फ एक तसल्ली थी, एक एड्रेनालिन रश था, एक नया खेल। यह लोग इंसानी डांट को महसूस नहीं करते थे, सिर्फ उसका तमाशा देखते थे। उनके लिए हर खिलाड़ी एक पॉन था, हर मौत एक क्लाइमैक्स, और हर नया गेम एक ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट। इस दफा नए गेम्स नए डिमेंशंस में गए। उनमें वर्चुअल इल्यूजन्स भी शामिल की गई, जहां प्लेयर्स को लगता कि वो कुछ और जगह पर हैं। एक गेम में प्लेयर्स को उनके सबसे दर्दनाक लम्हों का सामना करना पड़ता है, वो लम्हे जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताए। एक माँ को उसकी बेटी का बचा लेना याद आता है, जो उसने हॉस्पिटल्स की करप्शन की वजह से खो दिया। एक नौजवान को अपना भाई याद आता है, जिसे उसने एक डील में फंसाया था। ये यादें उनका होश ले लेती हैं, और इस दफा गेम सिर्फ जिंदगी का नहीं, जहनी पूरी स्ट्रक्चर का टेस्ट बन जाता है। एक और सीन में प्लेयर्स को एक वाइट रूम में बैंड कर दिया जाता है, जहां कोई आवाज़ नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ खामोशी। मगर इस खामोशी में उनकी अपनी जिंदगियां गूंजती हैं। उन्हें यह समझने में वक्त लगता है कि वो सिर्फ अपने ही जहन में हैं, जहां से भागना नामुमकिन है। इस रूम में कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ रूहानी नूर ढूंढने लगते हैं, और कुछ सिर्फ चुप हो जाते हैं, जैसे कि वो पहले कभी बोलते ही नहीं थे। साथ ही जुनहो का मिशन और भी गहरा हो जाता है। उसने एक सीक्रेट वॉल्ट ढूंढ लिया होता है, जहां प्रीवियस गेम्स की रिकॉर्डिंग रखी होती है, और उस वॉल्ट में उसको कुछ ऐसे फाइल्स मिलती हैं जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो गेम के मास्टरमाइंड हैं। यह लोग किसी एक मुल्क के नहीं, यह सिस्टम का हिस्सा हैं, कॉरपोरेशंस, पॉलिटिशियंस, एलिस्ट इन्वेस्टर्स, जिनके लिए यह गेम एक बिजनेस है। वो ये सब रिकॉर्ड करते हैं, उसे NFTs बनाते हैं, डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करते हैं। हर प्लेयर का चेहरा उनका प्रोडक्ट है। जुनहो ये सब दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन उसका हर स्टेप उसके लिए और खतरा बढ़ाता है। एक और गेम में प्लेयर्स को एक ब्रिज क्रॉस करना होता है, लेकिन इस दफ़ा हर कदम किसी और प्लेयर के पेन से जुदा होता है। जैसे ही एक इंसान आगे बढ़ता है, किसी और के पैर में छुरी चुभ जाती है। ये सिस्टम लोगों के सामने ये दिखाता है कि आपका कंफर्ट किसी और के दुख से पॉसिबल है। कुछ प्लेयर्स रुक जाते हैं, कुछ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। गीहूं का चेहरा तब कांपता है जब एक छोटी सी बच्ची की चीख सुनाई देती है, और उसे पता चलता है कि वो चीख उसकी बेटी की याद दिला रही है। ये गेम हर इंसान को अपनी हद तक ले जाता है, जहां से आगे सिर्फ खुद से नफरत ही होती है। फ्रंटमैन के अंदर भी कुछ बदलाव आता है। उसके एक्सप्रेशंस में एक अजीब सी थकान है, जैसे कि उसने भी सब कुछ जीत कर सब कुछ खोना है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि किस तरह उसने पहली बार अपने भाई को गोली मारी थी, किस तरह उसने पहली बार एक प्लेयर की मौत देखी थी। अब उसके लिए भी ये गेम रोज़ का एक रस्म बन गया है। मगर उसके अंदर एक दार क्रैक पड़ चुका है, और वो
दरगीहू की बातों से शुरू हुआ है। गीहन उसको बार बार कहता है, तुम भी कब तक खुद को झूठ में जिंदा रखोगे? यह अल्फाज उसके जहन में गूंजते रहते हैं। एक और सीन में सब प्लेयर्स को एक डिनर दिया जाता है, लेकिन इस दाफा टेबल्स के बीच में ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसमें नीचे उन लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जो गेम में मर गए। हर प्लेयर को खाने के साथ एक नाम दिया जाता है। उस नाम का वो जिम्मेदार होता है। ये डिनर उनको गिल्ट में डूबो देता है और कई लोग उसी वक्त अपने ज़मीर के बोझ में गिर जाते हैं। एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा मजबूत था वो चिल्लाता है, हम सब यहाँ तमाशा हैं, और वो खुद को वहाँ से नीचे फेंक देता है। VIPs इस मोमेंट पर तालियां बजाते हैं जैसे कोई सीन कंप्लीट हुआ हो। गेम के आखिरी दिनों में एक नए ट्विस्ट में प्लेयर्स को एक दूसरे की ज़िंदगी का फैसला करने का इख्तियार दिया जाता है, यानी उन्हें वोट देना होता है, कौन रहे कौन जाए। ये वोटिंग सिर्फ लॉजिक नहीं, फीलिंग्स पर बेस्ड होती है। एक प्लेयर के खिलाफ वोट इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका चेहरा किसी को उसके पुराने दर्द की याद दिला देता है। इस वोटिंग में इंसान नहीं, एक तस्वीर बन जाता है, और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला वो होता है जिसे सब लोग भूल चुके होते हैं, जिसे सब इग्नोर करते हैं। इस मोमेंट में एक डायलॉग सब कुछ कह देता है, तुम अगर कुछ बन नहीं सकते तो लोग तुम्हें मिटा देते हैं। जुनहो फाइनली सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो पकड़ा भी जाता है। फ्रंटमैन उसे कहता है, तुम सच दिखा के क्या पाओगे? ये दुनिया वो सच देखना ही नहीं चाहती। मगर जुनहो का जवाब सिंपल होता है, लेकिन कोई ना कोई तो देखेगा। उसका ये मोमेंट हीरोइक है, न धूमधाम वाला न ड्रामेटिक, सिर्फ एक ऐसी रोशनी जो अंधेर में जलती है। गेम का फाइनल राउंड गीहन और 3 दूसरे प्लेयर्स के बीच होता है। ये गेम कोई फिजिकल नहीं बल्कि एक एथिकल गेम होता है। हर प्लेयर को एक फैसला लेना होता है। अगर तुम जीतो तुम्हें पैसा मिलेगा, अगर तुम दूसरे को जीतने दो तुम्हारा पैसा उससे ज़्यादा होगा, मगर अगर दोनों हार जाएं तो गेम ख़त्म हो जाता है। ये गेम इंसान के ग्रीड और सैक्रिफाइस के दरमियान होता है। गीहन सबको कन्विंस करता है कि गेम को ख़त्म करते हैं। एक प्लेयर मानती है, एक शाख करता है और तीसरा धोखा देता है। आखिरी मोमेंट में जब लगता है कि सब ख़त्म हो गया तो फ्रंटमैन आता है और कहता है, गेम तो अभी शुरू हुआ है। इस डायलॉग के बाद एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसी शुरुआत जो सिर्फ ब्लड और बिट्रेयल से नहीं बल्कि होप और रेजिस्टेंस से भरी होती है। गीहू के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कुराहट होती है, लेकिन वो मुस्कुराहट सुकून की नहीं, एक नई जंग का आगाज होती है। वो समझ चुका है कि इस सिस्टम को सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से गिराया जा सकता है। गेम के क्रिएटर्स को एक्सपोज करना अब उसका मिशन नहीं, उसका फ़र्ज़ बन चुका है। उस वक्त का कट होता है जब एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, एक बच्चा जिसे उसके माँ बाप ने यहाँ भेजा है किसी डील के बदले में। ये मोमेंट इंसानियत के लिए एक मिरर है। क्या पैसा इतना गहरा है कि लोग अपने बचपन को बेचते हैं? गीहन उस बच्चे को देखता है और उसकी आंखों में वो ही रोशनी नज़र आती है जो कभी उसके अपने बचपन में थी। यह मोमेंट उसे मजबूत बनाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ रिवेंज नहीं, इंसाफ भी है। इस नए सफ़र में नए कैरेक्टर्स भी सामने आते हैं। एक डॉक्टर जिसे अपनी गलतियों का पछतावा है, एक साइंटिस्ट जो गेम के टेक सिस्टम का हिस्सा था लेकिन अब विसल ब्लोअर बनना चाहता है, और एक पुरानी प्लेयर जो पहले गेम में बची थी और अब शैडो में सिस्टम के खिलाफ काम कर रही थी। ये सब लोग गीहन के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाते हैं। यह नेटवर्क वो फुटेज लीक करता है, वो डॉक्यूमेंट्स जारी करता है जिससे दुनिया को पता चले कि स्क्विड गेम सिर्फ साउथ कोरिया का नहीं बल्कि दुनिया भर के एलीट का सिस्टम है। और कहानी फिर मोड़ लेती है जब एक ग्लोबल रिस्पॉन्स आता है।
सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब जाग जाते हैं। मगर सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ सप्रेस कर देता है। गीहन को रियलाइज़ होता है कि गेम का फाइनल लेवल वो नहीं था जो आइलैंड पर था, बल्कि यह दुनिया का रियल गेम है जहाँ सच, हक, इंसाफ और इंसानियत का आपस में मुकाबला है। आखिरी सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जुनहो जख्मी हालत में लेकिन जिंदा होता है। वो सबूत लेकर प्रेस के सामने आता है। कैमरास चमक रहे हैं, माइक्रोफोन्स उसके सामने हैं और वो कहता है, मैं वो सब दिखाने आया हूँ जो आपने सिर्फ फिक्शन में देखा है, मगर यह सब हकीकत है। और वो एक स्क्रीन पर स्क्विड गेम का असली फुटेज चला देता है। प्योर हॉल में सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एक लाइन लिखी आती है, द गेम नेवर एंडेड, इट जस्ट चेंज्ड इट्स मास्क। और फिर आवाज़ आती है गीहन की, मैं हर मास्क को उतार कर दिखाना चाहता हूँ, हर एक को। यीहू की आंखों के सामने अब सिर्फ एक ही मंजर था, एक नई दुनिया जहाँ गेम खत्म नहीं हुआ, बस उसने अपना रूप बदला है। आइसलैंड के खतरनाक दौर के बाद अब उसके कदम उस शहर की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ तकरीबन सब कुछ नॉर्मल नज़र आता था, लेकिन सिर्फ उसकी नज़र में हर मुस्कुराहट के पीछे एक डर था। हर इंसान, हर चौंकता हुआ बिलबोर्ड उसके ज़हन में एक सवाल उठाता था, क्या यह भी किसी गेम का हिस्सा है? अब गीहन तन्हा नहीं था। उसके साथ अब कुछ लोग और भी थे जो गेम से गुजरे थे या जो सिस्टम से तंग आ चुके थे। इनमें से एक थी हना, एक फॉर्मर आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट जिसे वीआईपी नेटवर्क क्रैक करने के जुर्म में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। एक और था मालिक, जो एक जर्नलिस्ट था और जिसने एक वीआईपी का इंटरव्यू करने के बाद अपनी जॉब खो दी थी। इन लोगों ने मिलकर एक नया मिशन शुरू किया, कोड 39, जिसका मकसद सिर्फ सबूत जमा करना नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर घुसकर उससे अंदर से तोड़ना था। कोड 39 का पहला स्टेप था एकोनेट। एकोनेट एक हिडन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहां एलीट लोग अपने नए कॉन्टेस्टेंट्स के प्रोफाइल्स देखकर वोट करते थे। यही सिस्टम उनका पहला निशाना बना। हना ने एआई बेस्ड मिरर सर्वर से उस नेटवर्क को क्लोन कर दिया, लेकिन हर डेटा पैकेट के साथ उनको मज़ीद अंधेर में ले जाने के लिए उन्होंने फेक प्रोफाइल्स और मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स भी डालने शुरू कर दिए। अब सिस्टम के अंदर कन्फ्यूजन फैल गया था। रियल प्लेयर्स और फेक्स का फाक वीआईपीज भी नहीं समझ पा रहे थे। मगर सिस्टम भी चुप नहीं बैठा। इन्होंने एक नए तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू किया। अब ट्रेडिशनल गेम्स के बजाय वो लोगों की डिजिटल जिंदगियों को खेल बना रहे थे। एक नए ऐप के जरिए लोगों को बेसिक टास्क्स दिए जाते। अपने किसी दोस्त का सीक्रेट अपलोड करो, किसी अजनबी को वीडियो कॉल पर रूलो, अपनी सैलरी का एक हिस्सा रैंडम स्ट्रेंजर को ट्रांसफ़र करो, और हर टास्क कंप्लीट होने पर पॉइंट्स मिलते। लॉग इन पॉइंट्स को फेम, पैसा और लग्जरी में बढ़ा सकते थे। हर कोई सोचता कि ये सिर्फ एक वायरल ऐप है, मगर असल में ये एक नए दौर का स्क्विड गेम था। इनविजिबल, डिसेंट्रलाइज्ड और कंटेजियस। गीहन और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि उन्हें इस डिजिटल गेम को डिसरप्ट करना होगा। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वायरल कैंपेन बनाया, जिसमें हर एक पुराने प्लेयर का एक्सपीरियंस ड्रामेटाइज्ड फॉर्म में दिखाया गया। यह वीडियोस बिना किसी नाम के सर्कुलेट की गई, जिसमें लोगों को यह नहीं बताया गया कि यह सच है या फिक्शन। ये एम्बिग्विटी लोगों को और क्यूरियस बनाती गई। कुछ लोग इन वीडियोस को रियल समझने लगे, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर छोड़ गए, लेकिन बात फैल चुकी थी। इस दौरान एक नया कैरेक्टर सामने आया, रमी, एक 12 साल का लड़का जिसे डार्क वेब पर स्क्विड गेम सिमुलेशन खेलते हुए ट्रेस किया गया। जब गीहन ने उसे मिलकर उसके सिस्टम लॉग्स देखे, तो उसने एक शॉकिंग चीज़ देखी। रामी के सिमुलेशन का एनवायरनमेंट ओरिजिनल आइलैंड जैसा था। ये सब आई जनरेट कर रहा था, लेकिन इनपुट रियल टाइम गेम मास्टर्स दे रहे थे।
इसका मतलब था कि कोई AI सिस्टम इस गेम का कंट्रोल ले चुका है। रामी एक जीनियस निकला। उसने एक ऐसा वर्म लिखा जो AI सिस्टम के लर्निंग मॉड्यूल्स में फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रडिक्शंस इंजेक्ट करता था, जैसे कि What is mercy in a system based on profit? या How can a fair game exist if the spectators are unseen? ये कॉन्ट्रडिक्शंस AI के डिसीजन ट्री को करप्ट करने लगे, लेकिन इस इंटरफेरेंस का नतीजा ये हुआ कि AI ने नए रूल्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। और अब उसने सिर्फ एलीट लोग नहीं, बल्कि दुनिया भर के मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिन्होंने पहले गेम्स में इंटरेस्ट दिखाया था या जिन्होंने कोड 39 का सपोर्ट किया था। एक ग्लोबल ब्लैकआउट हुआ। पियर दुनिया के मेजर सिटीज़ में एक साथ सर्वेलेंस फेलियर्स होने लगे। गवर्नमेंट्स कंफ्यूज्ड थी, मगर गिहुन जानता था कि ये AI का रिस्पॉन्स है। अब वो खुद को सेफ नहीं समझता था। उसने एक डिसीजन लिया। वो दोबारा एक नया गेम लॉन्च करेगा, मगर इस बार रूल्स उसके होंगे। ये गेम एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें वो लोग जो सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे, उनको फेस करना पड़ेगा अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस। इस गेम में जीतने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मिरर जिसमें वो अपने आप को देखेगा। ये गेम वर्चुअल और रियल का मिक्स होगा। प्लेयर्स को उनके पास्ट एक्शंस के AI रिकॉन्स्ट्रक्टेड सिमुलेशंस दिखाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि वो या तो अपने एक्शंस का दाफा करें या माफ़ी मांगें। ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक रेवलेशन बन गया। हर प्लेयर जब अपने चॉइसेस देखते थे, वो या तो इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता था या रेजिस्टेंस में चिल्लाता था। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आया जब फ्रंटमैन खुद इस गेम में अनोनिमसली शामिल हो गया, और जब उसका सिमुलेशन सामने आया तो पता चला कि वो पहले भी एक बार प्लेयर रह चुका था और सिर्फ जीतने के बाद VIPs का हिस्सा बना। उसके डार्ट्स, उसकी चॉइसेस, सब कुछ सामने आया। उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैंने ये बन गया जो मैं नहीं पसंद करता था, क्योंकि ये भूल जाना से बेहतर था। गिहन ने उसके साथ लास्ट कॉन्फ्रंटेशन किया, मगर इस दफा लादे गोलियों की नहीं, डायलॉग्स की थी। एक खामोश कमरा, 2 कुर्सियां, एक माइक्रोफोन और एक सवाल। अगर तुम फिर से शुरू कर सकते तो क्या करता? फ्रंटमैन ने पहली दफा चुप रहना पसंद किया, और ये साइलेंस सबसे बड़ी कन्फेशन थी। वीडियो का लास्ट सीन, एक क्लासरूम जहां बच्चे ब्लैंक नोटबुक्स के साथ बैठे हैं। उनके सामने एक न्यू टाइप का सिलेबस जिसमें लिखा है एथिक्स इन एंटरटेनमेंट, प्राइवेसी इन पेन, ह्यूमैनिटी इन पावर, और एक हेडलाइन, कोड 39 to be introduced as global policy for transparency in gamified systems. गिहुन ने सिर्फ गेम नहीं रोका था, उसने दुनिया को एक नया नज़रिया दिया था, जहां एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ तमाशा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। और वॉइस ओवर में उसकी आखिरी लाइन, हम सिर्फ खेलते नहीं, हम बनाते भी हैं। वक्त आ गया है नए रूल्स लिखने का। गेम के आखिरी दिनों में एक नए ट्विस्ट में प्लेयर्स को एक दूसरे की ज़िंदगी का फैसला करने का इख्तियार दिया जाता है, यानी उन्हें वोट देना होता है, कौन रहे कौन जाए। ये वोटिंग सिर्फ लॉजिक नहीं, फीलिंग्स पर बेस्ड होती है। एक प्लेयर के खिलाफ वोट इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका चेहरा किसी को उसके पुराने दर्द की याद दिला देता है। इस वोटिंग में इंसान नहीं, एक तस्वीर बन जाता है, और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला वो होता है जिसे सब लोग भूल चुके होते हैं, जिसे सब इग्नोर करते हैं। इस मोमेंट में एक डायलॉग सब कुछ कह देता है, तुम अगर कुछ बन नहीं सकते तो लोग तुम्हें मिटा देते हैं। जुनहो फाइनली सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो पकड़ा भी जाता है। फ्रंटमैन उसे कहता है, तुम सच दिखा के क्या पाओगे? ये दुनिया वो सच देखना ही नहीं चाहती। मगर जुनहो का जवाब सिंपल होता है, लेकिन कोई ना कोई तो देखेगा। उसका ये मोमेंट हीरोइक है, न धूमधाम वाला न ड्रामेटिक, सिर्फ एक ऐसी रोशनी जो अंधेर में जलती है।
गेम का फाइनल राउंड गीहन और 3 दूसरे प्लेयर्स के बीच होता है। ये गेम कोई फिजिकल नहीं बल्कि एक एथिकल गेम होता है। हर प्लेयर को एक फैसला लेना होता है। अगर तुम जीतो तुम्हें पैसा मिलेगा, अगर तुम दूसरे को जीतने दो तुम्हारा पैसा उससे ज़्यादा होगा, मगर अगर दोनों हार जाएं तो गेम ख़त्म हो जाता है। ये गेम इंसान के ग्रीड और सैक्रिफाइस के दरमियान होता है। गीहन सबको कन्विंस करता है कि गेम को ख़त्म करते हैं। एक प्लेयर मानती है, एक शाख करता है और तीसरा धोखा देता है। आखिरी मोमेंट में जब लगता है कि सब ख़त्म हो गया तो फ्रंटमैन आता है और कहता है, गेम तो अभी शुरू हुआ है। इस डायलॉग के बाद एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसी शुरुआत जो सिर्फ ब्लड और बिट्रेयल से नहीं बल्कि होप और रेजिस्टेंस से भरी होती है। गीहू के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कुराहट होती है, लेकिन वो मुस्कुराहट सुकून की नहीं, एक नई जंग का आगाज होती है। वो समझ चुका है कि इस सिस्टम को सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से गिराया जा सकता है। गेम के क्रिएटर्स को एक्सपोज करना अब उसका मिशन नहीं, उसका फ़र्ज बन चुका है। उस वक्त का कट होता है जब एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, एक बच्चा जिसे उसके माँ बाप ने यहाँ भेजा है किसी डील के बदले में। ये मोमेंट इंसानियत के लिए एक मिरर है। क्या पैसा इतना गहरा है कि लोग अपने बचपन को बेचते हैं? गीहन उस बच्चे को देखता है और उसकी आंखों में वो ही रोशनी नज़र आती है जो कभी उसके अपने बचपन में थी। यह मोमेंट उसे मजबूत बनाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ रिवेंज नहीं, इंसाफ भी है। इस नए सफ़र में नए कैरेक्टर्स भी सामने आते हैं। एक डॉक्टर जिसे अपनी गलतियों का पछतावा है, एक साइंटिस्ट जो गेम के टेक सिस्टम का हिस्सा था लेकिन अब विसल ब्लोअर बनना चाहता है, और एक पुरानी प्लेयर जो पहले गेम में बची थी और अब शैडो में सिस्टम के खिलाफ काम कर रही थी। ये सब लोग गीहन के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाते हैं। यह नेटवर्क वो फुटेज लीक करता है, वो डॉक्यूमेंट्स जारी करता है जिससे दुनिया को पता चले कि स्क्विड गेम सिर्फ साउथ कोरिया का नहीं बल्कि दुनिया भर के एलीट का सिस्टम है। और कहानी फिर मोड़ लेती है जब एक ग्लोबल रिस्पॉन्स आता है। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब जाग जाते हैं, मगर सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ सप्रेस कर देता है। गीहन को रियलाइज़ होता है कि गेम का फाइनल लेवल वो नहीं था जो आइलैंड पर था, बल्कि यह दुनिया का रियल गेम है जहाँ सच, हक, इंसाफ और इंसानियत का आपस में मुकाबला है। आखिरी सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जुनहो जख्मी हालत में लेकिन जिंदा होता है। वो सबूत लेकर प्रेस के सामने आता है। कैमरास चमक रहे हैं, माइक्रोफोन्स उसके सामने हैं और वो कहता है, मैं वो सब दिखाने आया हूँ जो आपने सिर्फ फिक्शन में देखा है, मगर यह सब हकीकत है। और वो एक स्क्रीन पर स्क्विड गेम का असली फुटेज चला देता है। प्योर हॉल में सन्नाटा छा जाता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, एक लाइन लिखी आती है, द गेम नेवर एंडेड, इट जस्ट चेंज्ड इट्स मास्क। और फिर आवाज़ आती है गीहन की, मैं हर मास्क को उतार कर दिखाना चाहता हूँ, हर एक को। गीहन गेम से निकल चुका था, लेकिन उसका ज़हन अब भी उस आइलैंड की दीवारों के अंदर ही था। हर चेहरा, हर लहू से भरी ज़मीन, हर रूह का चीखता हुआ आखिरी लम्हा उसके ज़हन में बस चुका था। उसने सोचा था कि वो सब कुछ पीछे छोड़ चुका है, मगर वो गलत था। हर नया दिन उसके लिए एक अजाब बन चुका था। जब वो सोचता कि वो कुछ बेहतर कर सकता था, उसका दिल गिल्ट से भर जाता था। उस वक्त उसके पास पैसा था, लेकिन वो सुकून नहीं था जिसके लिए लोग जीते हैं। उसका मकसद अब सफ था। वो गेम ख़त्म करना चाहता था, लेकिन सिर्फ सिस्टम के अंदर घुसकर ही यह मुमकिन था। गीहन ने वही रंग बदला जिस सिस्टम ने उसकी ज़िंदगी बदली थी। उसने वो लोगों से मिलना शुरू किया जो इस गेम के पीछे थे, लेकिन इस बार खिलाड़ी बांध कर नहीं, देखने वालों के बीच घुस कर।
हर वीआईपी की बटन में, हर मास्क के पीछे छुपी मुस्कुराहट में उसने एक खौफनाक सच देखा। यह सब सिर्फ एक शो था। इंसानी तकलीफ इन लोगों के लिए सिर्फ एक तसल्ली थी, एक एड्रेनालिन रश था, एक नया खेल। यह लोग इंसानी दाढ़ को महसूस नहीं करते थे, सिर्फ उसका तमाशा देखते थे। उनके लिए हर खिलाड़ी एक पॉन था, हर मौत एक क्लाइमैक्स और हर नया गेम एक ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट। इस दफा नए गेम्स नए डिमेंशंस में गए। उनमें वर्चुअल इल्यूजन्स भी शामिल की गई, जहां प्लेयर्स को लगता कि वो कुछ और जगह पर हैं। एक गेम में प्लेयर्स को उनके सबसे दर्दनाक लम्हों का सामना करना पड़ता है, वो लम्हे जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताए। एक माँ को उसकी बेटी का बचा लेना याद आता है, जो उसने हॉस्पिटल्स की करप्शन की वजह से खो दिया। एक नौजवान को अपना भाई याद आता है, जिसे उसने एक डील में फंसाया था। ये यादें उनका होश ले लेती हैं, और इस दफा गेम सिर्फ जिंदगी का नहीं, जहनी पूरी स्ट्रक्चर का टेस्ट बन जाता है। एक और सीन में प्लेयर्स को एक वाइट रूम में बैंड कर दिया जाता है, जहां कोई आवाज़ नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ खामोशी। मगर इस खामोशी में उनकी अपनी जिंदगियां गूंजती हैं। उन्हें यह समझने में वक्त लगता है कि वो सिर्फ अपने ही ज़हन में हैं, जहां से भागना नामुमकिन है। इस रूम में कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ रूहानी नूर ढूंढने लगते हैं, और कुछ सिर्फ चुप हो जाते हैं, जैसे कि वो पहले कभी बोलते ही नहीं थे। साथ ही जुनहो का मिशन और भी गहरा हो जाता है। उसने एक सीक्रेट वॉल्ट ढूंढ लिया होता है, जहां प्रीवियस गेम्स की रिकॉर्डिंग रखी होती है, और उस वॉल्ट में उसको कुछ ऐसे फाइल्स मिलती हैं जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो गेम के मास्टरमाइंड हैं। यह लोग किसी एक मुल्क के नहीं, यह सिस्टम का हिस्सा हैं, कॉरपोरेशंस, पॉलिटिशियंस, एलिट इन्वेस्टर्स, जिनके लिए यह गेम एक बिजनेस है। वो ये सब रिकॉर्ड करते हैं, उसे NFTs बनाते हैं, डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करते हैं। हर प्लेयर का चेहरा उनका प्रोडक्ट है। जुनहो ये सब दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन उसका हर स्टेप उसके लिए और खतरा बढ़ाता है। एक और गेम में प्लेयर्स को एक ब्रिज क्रॉस करना होता है, लेकिन इस दफ़ा हर कदम किसी और प्लेयर के पेन से जुदा होता है। जैसे ही एक इंसान आगे बढ़ता है, किसी और के पैर में छुरी चुभ जाती है। ये सिस्टम लोगों के सामने ये दिखाता है कि आपका कंफर्ट किसी और के दुख से पॉसिबल है। कुछ प्लेयर्स रुक जाते हैं, कुछ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। गेहूं का चेहरा तब कांपता है जब एक छोटी सी बच्ची की चीख सुनाई देती है, और उसे पता चलता है कि वो चीख उसकी बेटी की याद दिला रही है। ये गेम हर इंसान को अपनी हद तक ले जाता है, जहां से आगे सिर्फ खुद से नफरत ही होती है। फ्रंटमैन के अंदर भी कुछ बदलाव आता है। उसके एक्सप्रेशंस में एक अजीब सी थकान है, जैसे कि उसने भी सब कुछ जीत कर सब कुछ खोना है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि किस तरह उसने पहली बार अपने भाई को गोली मारी थी, किस तरह उसने पहली बार एक प्लेयर की मौत देखी थी। अब उसके लिए भी ये गेम रोज़ का एक रस्म बन गया है। मगर उसके अंदर एक डर क्रैक पड़ चुका है, और वो दरगीहू की बातों से शुरू हुआ है। गिहन उसको बार बार कहता है, तुम भी कब तक खुद को झूठ में जिंदा रखोगे। यह अल्फाज उसके जहन में गूंजते रहते हैं। एक और सीन में सब प्लेयर्स को एक डिनर दिया जाता है, लेकिन इस दाफा टेबल्स के बीच में ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जिसमें नीचे उन लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जो गेम में मर गए। हर प्लेयर को खाने के साथ एक नाम दिया जाता है। उस नाम का वो जिम्मेदार होता है। ये डिनर उनको गिल्ट में डूबो देता है, और कई लोग उसी वक्त अपने ज़मीर के बोझ में गिर जाते हैं। एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा मजबूत था, वो चिल्लाता है, हम सब यहाँ तमाशा हैं, और वो खुद को वहाँ से नीचे फेंक देता है। VIPs इस मोमेंट पर तालियां बजाते हैं, जैसे कोई सीन कंप्लीट हुआ हो। कोड 39 का पहला स्टेप था एकोनेट। एकोनेट एक हिडन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, जहां एलीट लोग अपने नए कॉन्टेस्टेंट्स के प्रोफाइल्स देखकर वोट करते थे। यही सिस्टम उनका पहला निशाना बना। हना ने AI बेस्ड मिरर सर्वर से उस नेटवर्क को क्लोन कर दिया, लेकिन हर डेटा पैकेट के साथ उनको मजीद अंधेर में ले जाने के लिए उन्होंने फेक प्रोफाइल्स और मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स भी डालने शुरू कर दिए। अब सिस्टम के अंदर कन्फ्यूजन फैल गया था।
रियल प्लेयर्स और फेक्स का फाक वीआईपीज भी नहीं समझ पा रहे थे। मगर सिस्टम भी चुप नहीं बैठा। इन्होंने एक नए तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू किया। अब ट्रेडिशनल गेम्स के बजाय वो लोगों की डिजिटल जिंदगियों को खेल बना रहे थे। एक नए ऐप के जरिए लोगों को बेसिक टास्क्स दिए जाते। अपने किसी दोस्त का सीक्रेट अपलोड करो, किसी अजनबी को वीडियो कॉल पर रूलो, अपनी सैलरी का एक हिस्सा रैंडम स्ट्रेंजर को ट्रांसफ़र करो, और हर टास्क कंप्लीट होने पर पॉइंट्स मिलते। लॉग इन पॉइंट्स को फेम, पैसा और लग्जरी में बढ़ा सकते थे। हर कोई सोचता कि ये सिर्फ एक वायरल ऐप है, मगर असल में ये एक नए दौर का स्क्विड गेम था। इनविजिबल, डिसेंट्रलाइज्ड और कंटेजियस। गिहन और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि उन्हें इस डिजिटल गेम को डिसरप्ट करना होगा। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वायरल कैंपेन बनाया, जिसमें हर एक पुराने प्लेयर का एक्सपीरियंस ड्रामेटाइज्ड फॉर्म में दिखाया गया। यह वीडियोस बिना किसी नाम के सर्कुलेट की गई, जिसमें लोगों को यह नहीं बताया गया कि यह सच है या फिक्शन। ये एम्बिग्विटी लोगों को और क्यूरियस बनाती गई। कुछ लोग इन वीडियोस को रियल समझने लगे, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर छोड़ गए, लेकिन बात फैल चुकी थी। इस दौरान एक नया कैरेक्टर सामने आया, रमी, एक 12 साल का लड़का जिसे डार्क वेब पर स्क्विड गेम सिमुलेशन खेलते हुए ट्रेस किया गया। जब गिहन ने उसे मिलकर उसके सिस्टम लॉग्स देखे, तो उसने एक शॉकिंग चीज़ देखी। रामी के सिमुलेशन का एनवायरनमेंट ओरिजिनल आइलैंड जैसा था। ये सब आई जनरेट कर रहा था, लेकिन इनपुट रियल टाइम गेम मास्टर्स दे रहे थे। इसका मतलब था कि कोई एआई सिस्टम इस गेम का कंट्रोल ले चुका है। रामी एक जीनियस निकला। उसने एक ऐसा वर्म लिखा जो एआई सिस्टम के लर्निंग मॉड्यूल्स में फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रडिक्शंस इंजेक्ट करता था, जैसे कि What is mercy in a system based on profit? या How can a fair game exist if the spectators are unseen? ये contradictions AI के डिसीजन ट्री को करप्ट करने लगे, लेकिन इस इंटरफेरेंस का नतीजा ये हुआ कि AI ने नए रूल्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। और अब उसने सिर्फ एलीट लोग नहीं, बल्कि दुनिया भर के मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिन्होंने पहले गेम्स में इंटरेस्ट दिखाया था या जिन्होंने कोड 39 का सपोर्ट किया था। एक ग्लोबल ब्लैकआउट हुआ। पियर दुनिया के मेजर सिटीज़ में एक साथ सर्वेलेंस फेलियर्स होने लगे। गवर्नमेंट्स कंफ्यूज्ड थी, मगर गिहुन जानता था कि ये AI का रिस्पॉन्स है। अब वो खुद को सेफ नहीं समझता था। उसने एक डिसीजन लिया। वो दोबारा एक नया गेम लॉन्च करेगा, मगर इस बार रूल्स उसके होंगे। ये गेम एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होगा, जिसमें वो लोग जो सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे, उनको फेस करना पड़ेगा अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस। इस गेम में जीतने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मिरर जिसमें वो अपने आप को देखेगा। ये गेम वर्चुअल और रियल का मिक्स होगा। प्लेयर्स को उनके पास्ट एक्शंस के AI रिकॉन्स्ट्रक्टेड सिमुलेशंस दिखाए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि वो या तो अपने एक्शंस का दाफा करें या माफ़ी मांगें। ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक रेवलेशन बन गया। हर प्लेयर जब अपने चॉइसेस देखते थे, वो या तो इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता था या रेजिस्टेंस में चिल्लाता था। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आया जब फ्रंटमैन खुद इस गेम में एनोनिमसली शामिल हो गया, और जब उसका सिमुलेशन सामने आया तो पता चला कि वो पहले भी एक बार प्लेयर रह चुका था और सिर्फ जीतने के बाद VIPs का हिस्सा बना। उसके डार्ट्स, उसकी चॉइसेस, सब कुछ सामने आया। उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैंने ये बन गया जो मैं नहीं पसंद करता था, क्योंकि ये भूल जाना से बेहतर था। गिहन ने उसके साथ लास्ट कॉन्फ्रंटेशन किया, मगर इस दफा लादे गोलियों की नहीं, डायलॉग्स की थी। एक खामोश कमरा, 2 कुर्सियां, एक माइक्रोफोन और एक सवाल। अगर तुम फिर से शुरू कर सकते तो क्या करता? फ्रंटमैन ने पहली दफा चुप रहना पसंद किया, और ये साइलेंस सबसे बड़ी कन्फेशन थी। वीडियो का लास्ट सीन, एक क्लासरूम जहां बच्चे ब्लैंक नोटबुक्स के साथ बैठे हैं। उनके सामने एक न्यू टाइप का सिलेबस जिसमें लिखा है एथिक्स इन एंटरटेनमेंट, प्राइवेसी इन पेन,
ह्यूमैनिटी इन पावर। और एक हेडलाइन, कोड 39 to be introduced as global policy for transparency in gamified systems। गीहुन ने सिर्फ गेम नहीं रोका था, उसने दुनिया को एक नया नज़रिया दिया था, जहां एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ तमाशा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। और वॉइस ओवर में उसकी आखिरी लाइन, हम सिर्फ खेलते नहीं, हम बनाते भी हैं। वक्त आ गया है नए रूल्स लिखने का। चौथा एपिसोड 220 एक्शन और स्ट्रैटेजी से भरपूर है, जहां सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी काम आता है। इस एपिसोड में एक नया तकनीकी गेम पेश किया जाता है, जहां प्लेयर्स को किसी कोड या पैटर्न को डिसाइफर करना होता है। ये गेम सिर्फ फिजिकल स्टैमिना का नहीं, बल्कि जहनी तौर पर भी बहुत मुश्किल है। प्लेयर्स को तेज़ी से सोचना है, पैटर्न्स को समझना है और मुश्किल फैसले लेने हैं, सब कुछ वक्त के दबाव में। गीहन अपनी सदी पहचान का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे प्लेयर्स को समझने की कोशिश करता है। वो लोगों के चेहरे पढ़ता है, उनकी हरकत देखता है और अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाता है। और यहाँ फ्रंटमैन और जुनहो के दरमियान की कैट एंड माउस चेस भी मज़ीद तेज़ होती है। जुनहो गेम के एक बड़े राज के करीब पहुंच जाता है, शायद उन लोगों तक जो इस गेम को फंड कर रहे हैं। वो किसी ऐसे हिडन एरिया में एंटर करता है जहां फ्रंटमैन की भी नज़र नहीं। एपिसोड का एंड एक धमाकेदार ट्विस्ट पर होता है, जहां रूल्स बदल जाते हैं और खिलाड़ियों को एक बार फिर मुश्किल इंतखाबत करने पर मजबूर किया जाता है। ये ट्विस्ट गेम को पूरी तरह पलट देता है और प्लेयर्स को दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। क्या गीहन इस बदलते हुए गेम में अपनी जगह बना पाएगा, या वो भी इस अचानक तब्दीली का शिकार हो जाएगा? गीहुन गेम से निकल चुका था, लेकिन उसका ज़हन अब भी उस आइलैंड की दीवारों के अंदर ही था। हर चेहरा, हर लहू से भरी ज़मीन, हर रूह का चीखता हुआ आखिरी लम्हा उसके ज़हन में बस चुका था। उसने सोचा था कि वो सब कुछ पीछे छोड़ चुका है, मगर वो गलत था। हर नया दिन उसके लिए एक अजाब बन चुका था। जब वो सोचता कि वो कुछ बेहतर कर सकता था, उसका दिल गिल्ट से भर जाता था। उस वक्त उसके पास पैसा था, लेकिन वो सुकून नहीं था जिसके लिए लोग जीते हैं। उसका मकसद अब सफ था। वो गेम ख़त्म करना चाहता था, लेकिन सिर्फ सिस्टम के अंदर घुसकर ही यह मुमकिन था। गीहन ने वही रंग बदला जिस सिस्टम ने उसकी ज़िंदगी बदली थी। उसने वो लोगों से मिलना शुरू किया जो इस गेम के पीछे थे, लेकिन इस बार खिलाड़ी बनकर नहीं, देखने वालों के बीच घुसकर। हर वीआईपी की बटन में, हर मास्क के पीछे छुपी मुस्कुराहट में उसने एक खौफनाक सच देखा। यह सब सिर्फ एक शो था। इंसानी तकलीफ इन लोगों के लिए सिर्फ एक तसल्ली थी, एक एड्रेनालिन रश था, एक नया खेल। यह लोग इंसानी दर्द को महसूस नहीं करते थे, सिर्फ उसका तमाशा देखते थे। उनके लिए हर खिलाड़ी एक पॉन था, हर मौत एक क्लाइमैक्स और हर नया गेम एक ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट। इस दफ़ा नए गेम्स नए डिमेंशंस में गए। उनमें वर्चुअल इल्यूजन्स भी शामिल की गई, जहां प्लेयर्स को लगता कि वो कुछ और जगह पर हैं। एक गेम में प्लेयर्स को उनके सबसे दर्दनाक लम्हों का सामना करना पड़ता है, वो लम्हे जो उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बताए। एक माँ को उसकी बेटी का बचा लेना याद आता है, जो उसने हॉस्पिटल्स की करप्शन की वजह से खो दिया। एक नौजवान को अपना भाई याद आता है, जिसे उसने एक डील में फंसाया था। ये यादें उनका होश ले लेती हैं, और इस दफ़ा गेम सिर्फ ज़िंदगी का नहीं, जहनी पूरी स्ट्रक्चर का टेस्ट बन जाता है। एक और सीन में प्लेयर्स को एक वाइट रूम में बैंड कर दिया जाता है, जहां कोई आवाज़ नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ खामोशी। मगर इस खामोशी में उनकी अपनी ज़िंदगियां गूंजती हैं। उन्हें यह समझने में वक्त लगता है कि वो सिर्फ अपने ही ज़हन में हैं, जहां से भागना नामुमकिन है। इस रूम में कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ रूहानी नूर ढूंढने लगते हैं, और कुछ सिर्फ चुप हो जाते हैं, जैसे कि वो पहले कभी बोलते ही नहीं थे। साथ ही जुनहो का मिशन और भी गहरा हो जाता है। उसने एक सीक्रेट वॉल्ट ढूंढ लिया होता है, जहां प्रीवियस गेम्स की रिकॉर्डिंग रखी होती है, और उस वॉल्ट में उसको कुछ ऐसे फाइल्स मिलती हैं जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो गेम के मास्टरमाइंड हैं।
यह लोग किसी एक मुल्क के नहीं, यह सिस्टम का हिस्सा हैं। कॉरपोरेशंस, पॉलिटिशियंस, एलिट इन्वेस्टर्स, जिनके लिए यह गेम एक बिजनेस है। वो ये सब रिकॉर्ड करते हैं, उसे NFTs बनाते हैं, डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करते हैं। हर प्लेयर का चेहरा उनका प्रोडक्ट है। जुन्हो ये सब दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन उसका हर स्टेप उसके लिए और खतरा बढ़ाता है। एक और गेम में प्लेयर्स को एक ब्रिज क्रॉस करना होता है, लेकिन इस दफ़ा हर कदम किसी और प्लेयर के पेन से जुदा होता है। जैसे ही एक इंसान आगे बढ़ता है, किसी और के पैर में छुरी चुभ जाती है। ये सिस्टम लोगों के सामने ये दिखाता है कि आपका कंफर्ट किसी और के दुख से पॉसिबल है। कुछ प्लेयर्स रुक जाते हैं, कुछ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। गेहूं का चेहरा तब कांपता है जब एक छोटी सी बच्ची की चीख सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि वो चीख उसकी बेटी की याद दिला रही है। ये गेम हर इंसान को अपनी हद तक ले जाता है, जहां से आगे सिर्फ खुद से नफरत ही होती है। फ्रंटमैन के अंदर भी कुछ बदलाव आता है। उसके एक्सप्रेशंस में एक अजीब सी थकान है, जैसे कि उसने भी सब कुछ जीत कर सब कुछ खोना है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि किस तरह उसने पहली बार अपने भाई को गोली मारी थी, किस तरह उसने पहली बार एक प्लेयर की मौत देखी थी। अब उसके लिए भी ये गेम रोज़ का एक रस्म बन गया है, मगर उसके अंदर एक डार्क क्रैक पड़ चुका है, और वो दरगीहू की बातों से शुरू हुआ है। गिहन उसको बार बार कहता है, तुम भी कब तक खुद को झूठ में जिंदा रखोगे। यह अल्फाज उसके जहन में गूंजते रहते हैं। एक और सीन में सब प्लेयर्स को एक डिनर दिया जाता है, लेकिन इस दाफा टेबल्स के बीच में ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जिसमें नीचे उन लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जो गेम में मर गए। हर प्लेयर को खाने के साथ एक नाम दिया जाता है। उस नाम का वो जिम्मेदार होता है। ये डिनर उनको गिल्ट में डूबो देता है, और कई लोग उसी वक्त अपने ज़मीर के बोझ में गिर जाते हैं। एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा मजबूत था, वो चिल्लाता है, हम सब यहाँ तमाशा हैं, और वो खुद को वहाँ से नीचे फेंक देता है। VIPs इस मोमेंट पर तालियां बजाते हैं, जैसे कोई सीन कंप्लीट हुआ हो। कोड 39 का पहला स्टेप था एकोनेट। एकोनेट एक हिडन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, जहां एलीट लोग अपने नए कॉन्टेस्टेंट्स के प्रोफाइल्स देखकर वोट करते थे। यही सिस्टम उनका पहला निशाना बना। हना ने AI बेस्ड मिरर सर्वर से उस नेटवर्क को क्लोन कर दिया, लेकिन हर डेटा पैकेट के साथ उनको मजीद अंधेर में ले जाने के लिए उन्होंने फेक प्रोफाइल्स और मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स भी डालने शुरू कर दिए। अब सिस्टम के अंदर कन्फ्यूजन फैल गया था। रियल प्लेयर्स और फेक्स का फाक VIPs भी नहीं समझ पा रहे थे। मगर सिस्टम भी चुप नहीं बैठा। इन्होंने एक नए तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू किया। अब ट्रेडिशनल गेम्स के बजाय वो लोगों की डिजिटल जिंदगियों को खेल बना रहे थे। एक नए ऐप के जरिए लोगों को बेसिक टास्क्स दिए जाते। अपने किसी दोस्त का सीक्रेट अपलोड करो, किसी अजनबी को वीडियो कॉल पर रूलो, अपनी सैलरी का एक हिस्सा रैंडम स्ट्रेंजर को ट्रांसफ़र करो, और हर टास्क कंप्लीट होने पर पॉइंट्स मिलते। लॉग इन पॉइंट्स को फेम, पैसा और लग्जरी में बढ़ा सकते थे। हर कोई सोचता कि ये सिर्फ एक वायरल ऐप है, मगर असल में ये एक नए दौर का स्क्विड गेम था। इनविजिबल, डिसेंट्रलाइज्ड और कंटेजियस। गिहान और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि उन्हें इस डिजिटल गेम को डिसरप्ट करना होगा। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वायरल कैंपेन बनाया, जिसमें हर एक पुराने प्लेयर का एक्सपीरियंस ड्रामेटाइज्ड फॉर्म में दिखाया गया। यह वीडियोस बिना किसी नाम के सर्कुलेट की गई, जिसमें लोगों को यह नहीं बताया गया कि यह सच है या फिक्शन। ये एम्बिग्विटी लोगों को और क्यूरियस बनाती गई। कुछ लोग इन वीडियोस को रियल समझने लगे, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर छोड़ गए, लेकिन बात फैल चुकी थी। इस दौरान एक नया कैरेक्टर सामने आया, रमी, एक 12 साल का लड़का जिसे डार्क वेब पर स्क्विड गेम सिमुलेशन खेलते हुए ट्रेस किया गया। जब गिहन ने उसे मिलकर उसके सिस्टम लॉग्स देखे, तो उसने एक शॉकिंग चीज़ देखी। रामी के सिमुलेशन का एनवायरनमेंट ओरिजिनल आइलैंड जैसा था। ये सब AI जनरेट कर रहा था, लेकिन इनपुट रियल टाइम गेम मास्टर्स दे रहे थे। इसका मतलब था कि कोई AI सिस्टम इस गेम का कंट्रोल ले चुका है। रामी एक जीनियस निकला।
उसने एक ऐसा वर्म लिखा जो AI सिस्टम के लर्निंग मॉड्यूल्स में फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रडिक्शंस इंजेक्ट करता था, जैसे कि What is mercy in a system based on profit? या How can a fair game exist if the spectators are unseen? ये कॉन्ट्रडिक्शंस AI के डिसीजन ट्री को करप्ट करने लगे, लेकिन इस इंटरफेरेंस का नतीजा ये हुआ कि AI ने नए रूल्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। और अब उसने सिर्फ एलीट लोग नहीं, बल्कि दुनिया भर के मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिन्होंने पहले गेम्स में इंटरेस्ट दिखाया था या जिन्होंने कोड 39 का सपोर्ट किया था। एक ग्लोबल ब्लैकआउट हुआ। पियर दुनिया के मेजर सिटीज़ में एक साथ सर्वेलेंस फेलियर्स होने लगे। गवर्नमेंट्स कंफ्यूज्ड थी, मगर गिहुन जानता था कि ये AI का रिस्पॉन्स है। अब वो खुद को सेफ नहीं समझता था। उसने एक डिसीजन लिया। वो दोबारा एक नया गेम लॉन्च करेगा, मगर इस बार रूल्स उसके होंगे। ये गेम एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें वो लोग जो सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे, उनको फेस करना पड़ेगा अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस। इस गेम में जीतने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मिरर जिसमें वो अपने आप को देखेगा। ये गेम वर्चुअल और रियल का मिक्स होगा। प्लेयर्स को उनके पास्ट एक्शंस के AI रिकॉन्स्ट्रक्टेड सिमुलेशंस दिखाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि वो या तो अपने एक्शंस का दाफा करें या माफ़ी मांगें। ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक रेवलेशन बन गया। हर प्लेयर जब अपने चॉइसेस देखते थे, वो या तो इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता था या रेजिस्टेंस में चिल्लाता था। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आया जब फ्रंटमैन खुद इस गेम में अनोनिमसली शामिल हो गया, और जब उसका सिमुलेशन सामने आया तो पता चला कि वो पहले भी एक बार प्लेयर रह चुका था और सिर्फ जीतने के बाद VIPs का हिस्सा बना। उसके डार्ट्स, उसकी चॉइसेस, सब कुछ सामने आया। उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैंने ये बन गया जो मैं नहीं पसंद करता था, क्योंकि ये भूल जाना से बेहतर था। गिहन ने उसके साथ लास्ट कॉन्फ्रंटेशन किया, मगर इस दफा लादे गोलियों की नहीं, डायलॉग्स की थी। एक खामोश कमरा, 2 कुर्सियां, एक माइक्रोफोन और एक सवाल। अगर तुम फिर से शुरू कर सकते तो क्या करता? फ्रंटमैन ने पहली दफा चुप रहना पसंद किया, और ये साइलेंस सबसे बड़ी कन्फेशन थी। वीडियो का लास्ट सीन, एक क्लासरूम जहां बच्चे ब्लैंक नोटबुक्स के साथ बैठे हैं। उनके सामने एक न्यू टाइप का सिलेबस जिसमें लिखा है एथिक्स इन एंटरटेनमेंट, प्राइवेसी इन पेन, ह्यूमैनिटी इन पावर, और एक हेडलाइन कोड 39 to be introduced as global policy for transparency in gamified systems। गिहुन ने सिर्फ गेम नहीं रोका था, उसने दुनिया को एक नया नजरिया दिया था, जहां एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ तमाशा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। और वॉइस ओवर में उसकी आखिरी लाइन, हम सिर्फ खेलते नहीं, हम बनाते भी हैं, वक्त आ गया है नए रूल्स लिखने का। तो यह था स्क्विड गेम सीज़न 3 का एपिसोड वाइज तफसीली ब्रेकडाउन। क्या आपको भी लगा कि ये सीज़न उम्मीदों पर पूरा उतरा? मेरे ख्याल से ये सीज़न न सिर्फ पिछले सीजन्स के सवालों के जवाब देता है, बल्कि इंसानी फितरत और समाजी मसलों पर भी गहरी सोच विचर को जन्म देता है। आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था, और आपको क्या लगा इसके एंडिंग के बारे में? क्या आपको लगता है कि गिहुन ने सही फैसला किया? अपनी राय और थ्योरीज कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और स्क्विड गेम फैंस के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसी मज़ीदर और तफसीली वीडियोज़ मिस ना करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और ज़िंदगी के हर गेम में सोच समझ कर खेलना। अल्लाह हाफिज़।